हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी हैं, तो हम सब इनको श्रद्धापूर्वक नमन करें। और आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं इस शीर्षक से कि बाबा साहब की अदालत में। बाबा साहब की अदालत में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने लगी है, एडवोकेट के ड्रेस में। और जब ये मूर्ति की स्थापना हुई थी तो मैंने कहा था कि इससे सुप्रीम कोर्ट की साख बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट पर बाबा साहब की निगाहें खुद सवाल करती दिखेंगी। इसलिए देखिएगा, कुछ ही दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर नजर आएगा, संविधान के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करते नजर आएगा। याद करिएगा दोस्तों, संविधान दिवस पर जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी तो उस समय मैंने एक वीडियो बना करके ये बात कही थी, आप जाकर कंटेंट में खोज सकते हैं। तो आज ऐसा कुछ दिखा है कि बाबा साहब की अदालत में बाबा रामदेव का घमंड चकनाचूर। अब मैंने आगे लिखा है फरेबी बाबा का। फरेबी बाबा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इनके विज्ञापन में झूठे दावे किए गए। इसकी शिकायत जब सुप्रीम कोर्ट में गई है तो इस पर यह आदमी खुद माफी मांग रहा है। यह खुद माफी मांग रहा है और इसके इस तरह के विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। फिर भी ऐसा विज्ञापन इसने किया, इसीलिए मैं इसको फरेबी बाबा कह रहा हूं। घमंड चकनाचूर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ ही महीने पहले जब एक पत्रकार ने इस बाबा से पूछा था कि बाबा आप तो कहते थे काला धन आएगा, वो कहां रह गया काला धन? आप तो कहते थे सरकार बदल गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। तो इस आदमी ने घमंड में बोला था, तू मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या? इसको ये समझ होनी चाहिए कि भारत की व्यवस्था किसी की हनक से नहीं चलती, बल्कि यहां एक ही चीज की हनक है, वो है भारत का संविधान। और भारत का संविधान कहता है कि पब्लिक को तुमने गुमराह किया है। अभी तो विज्ञापन का केस चल रहा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने आकर बाबा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते ये बता रहा हूं कि बाबा रामदेव पर लाखों एफआईआर हो सकती हैं, एफआईआर क्रिमिनल केस हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, अब चलिए मैं कानून दिखाता हूं। यह है भारतीय संविदा अधिनियम पर लिखी मेरी किताब संविदा विधि। मैंने इस किताब में चार्ट के अनुसार हर चीज को दिखाया है। ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, कुछ दिखाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। हर चीज को मैं चार्ट में दिखाता हूं। ये मेरे लेखन शैली का एक हिस्सा है। ये किताब इंग्लिश मीडियम में नहीं है, केवल हिंदी मीडियम में है। इसी किताब में मैंने लिखा है लोक प्रस्थापना। लोक प्रस्थापना का मतलब है दोस्तों, पब्लिक को कोई पेशकश करना, आम जनता को। जैसे मैं कहूं कि कोई भी मेरी किताब मंगाएगा तो मैं 10% छूट दे रहा हूं, तो ये किसी एक व्यक्ति को मैं नहीं दे रहा हूं, जितने भी लोग मंगाएंगे सबको दे रहा हूं। इसी पर एक केस है, उस केस का नाम है कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल स्मोक कंपनी लिमिटेड। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ब्रिटेन का केस है, 1893 का। जी हां दोस्तों, 1893 का वर्ष कहीं न कहीं बाबा साहब के जन्म से जुड़ रहा है। इस केस का वर्ष है ना। 1893 में कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल स्मोक कंपनी लिमिटेड का केस, ब्रिटेन का यह केस है। वहां की सबसे बड़ी अदालत हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आया था। इसमें क्या था कि इन्हीं की तरह एक दवा बनाने वाली कंपनी थी, तेल एक बनाई थी और उसका विज्ञापन दिया था बड़े बड़े अखबारों में, उस जमाने के बड़े बड़े फोटो छापकर कि यह तेल बना दिया गया है, इस तेल का आप प्रयोग करिए, आपका सब कुछ सही होगा। मतलब जिस चीज के संबंध में है। अगर इसके बाद भी आपका बाल पक जाता है, आप बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होता है, तो कंपनी आपको 100 पाउंड देगी, 100 पाउंड देगी। और इसके लिए बैंक में इतने पाउंड रुपए पहले से ही जमा कर दिए गए हैं। इस तरह का विज्ञापन दिया था ताकि लोग भरोसे में आकर वो तेल खरीदें।
कार्लिल नाम की एक महिला ने वो दवा खरीदी, उसने दवा को उपयोग में लाया, बाल पक जाना तो छोड़िए, उसके बाल झड़ गए और उससे वो डिप्रेशन में आकर बीमार पड़ गई। उसने कंपनी पर केस किया। इसी तरह से उस कंपनी वाले भागते रहे, विज्ञापन हम नहीं देखते, ये केवल इन्हीं के लिए नहीं था, ये दवा क्यों खरीद ली, हम तो अखबार में छापे थे, हमें क्या पता कि अखबारें भी पढ़ लेती हैं, हमारी इनसे कोई 1-to-1 वार्ता नहीं हुई, हम नहीं जानते। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दबोच लिया था और कहा था कि जब आप सार्वजनिक प्रपोजल, प्रस्ताव पेशकश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके अनुसार आचरण कर लिया तो आप उससे बंधे हुए माने जाएंगे, चाहे उसने आपको सूचना दी हो या न दी हो। अब यही बात इस बाबा ने विज्ञापन के माध्यम से लोगों में झूठ बोलने का काम किया। ऐसी बात आ रही है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसी बातें आ रही हैं। तो जिनको भी लगता है कि जिस तरह का प्रोडक्ट इनके जिस कहने पर, जिस विज्ञापन पर वो खरीद कर लाया, उस प्रोडक्ट में वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी बल्कि उल्टा मिला, वो सब लोग इन पर सिविल केस भी कर सकते हैं और क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं अगर वो उत्पाद जो है जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर जीवन से नहीं जुड़ा, यानी जैसे दवा नहीं है, मान लेते हैं कपड़ा इन्होंने बेचा, तो वो भी 420 में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई खराब उत्पाद अच्छा बताकर बेचे तो 420 में तो जाएगा ना। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों केस इन पर हो सकते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इनके द्वारा किए गए विज्ञापन फर्जी हैं, उन विज्ञापनों के आधार पर जिन लोगों ने खरीदारी की है उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए बाबा रामदेव पर क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केस हो सकेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब की अदालत में फरेबी बाबा का घमंड हो गया चकनाचूर। दरअसल दोस्तों, न जाने क्या इस देश को हो गया कि यह देश कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले को बादशाह समझने लगा, संविधान की अवहेलना अपमान करने वाले को न जाने क्यों राजा समझने लगा, जो किसी नैतिकता को, किसी मर्यादा को न माने और धर्म की नकली भभूत ओढ़ ले, धर्म की का नकली चादर ओढ़ ले, उसको लोग संत महात्मा मानने लगे। सरकार में बैठे जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है बहन बेटियों की सुरक्षा करना, वो धर्म के नकली चोले में लिपटे फरेबी संतों को बलात्कार का दोषी साबित हो जाने के बाद भी पेरोल पर पेरोल छोड़े जा रहे हैं, फिर भी इस देश की जनता की आंख नहीं खुल रही है। तो बाबा साहब की मूर्ति लगते ही सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत बढ़ गई है, जी हां, मैं कहूंगा कि ताकत बढ़ गई है। सच्ची बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो पहले से ही थी, जो बाबा साहब के लिखे संविधान से थी, लेकिन बीच के 5-6 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज अपना दायित्व तो भूल गए थे। चाहे जस्टिस गोगोई हो या जस्टिस सदाशिवम या जस्टिस बोबडे, तमाम ऐसे जज बैठ गए सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की साख को गिरा दिया था, जनता की भरोसा को डगमगा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब दोबारा फिर से बाबा साहब की मूर्ति के लगते ही सुप्रीम कोर्ट की चमक बढ़ गई है और इसका परिणाम यह हुआ कि आज देखिए, जो कहता है कि हमारी पूंछ फाड़ोगे का, उसकी मूंछ पकड़ ली गई है कानून के हाथ से। तो दोस्तों, मैंने बताया कि बाबा रामदेव के विज्ञापन अगर झूठे साबित होते हैं तो इन पर लाखों लाख FIR हो सकती हैं, करोड़ों करोड़ FIR हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? जिन लोगों ने उस फरेबी झूठे विज्ञापनों को सच समझ करके खरीदारी की और धोखा खाए, वो तो सीधे सीधे 420 का केस कर सकते हैं। और चाहे भले बिना विज्ञापन के आप किसी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उससे आप ठगे जाते हैं, तो ये अपने आप में कंज्यूमर केस बनता है, वो एक अपने आप में केस बन सकता है। लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर, गुमराह करके आपको कोई सामान बेचा हो, जैसे अभी मैं अभिसार शर्मा का एक वीडियो देख रहा था इसी मुद्दे पर, उन्होंने कहा है दिव्य दंत मंजन में मछली की हड्डी मिलाई जाती है, समुद्री मछलियों की हड्डी मिलाई जाती है। इनके वेबसाइट में इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ था और मंजन पर लिखा है
वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, तो तमाम हमारे जैसे लोग, हमारी माता पिता, मेरे घर का हर कोई शाकाहारी है, या इसी तरह से भारत में दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो शाकाहारी हैं, जो किसी भी तरह का मांस भक्षण या हड्डी वगैरह नहीं मुंह में जाने देना चाहते। आप उस मंजर पर लिख रहे हो कि शाकाहारी है, जबकि उसमें आपने मछली की हड्डी का चूरा मिलाया हुआ है। यह आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो अभिसार शर्मा जी अपने वीडियो में बता रहे हैं कि एक बार यही सवाल उन्होंने कर दिया था न्यूज पोर्टल के जरिए, तो उसको बाबा रामदेव ने मानहानि का नोटिस भेज दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने बहुत जबरदस्त जब नोटिस भेज दिया तो ये आगे चुप हो गए। समझ गए होंगे कि यहां पोल खुल जाएगी। दरअसल दोस्तों, इन लोगों का इतना मन कैसे बढ़ गया, जब झांसा दे करके कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जितने झांसा देने वाले लोग होते हैं उनकी पूरी एक टीम बन जाती है। आप देखिए, चाहे अन्ना हजारे हो या रामदेव, ये दो लोग मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने के सबसे बड़े औजार थे। यही आदमी कहता था कि अगर काला धन आ जाएगा तो सोनिया गांधी के खजाने में इतना पैसा है कि हर आदमी को 1-1 लाख रुपया बंटेगा। इस आदमी के ये वक्तव्य हैं। यानी ये पहले उस नेता को हटवा दिया जो इसके गलत चीजों को रोक रहा था, उसके बारे में झूठ फैलाकर हटवा दिया। फिर एक ऐसे नेता को आने का रास्ता बनाया जो चाहे ये जितना भी गलत करे, वो नेता इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा सरकार में बैठकर। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कही है, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए कही है। जी हां, डबल इंजन सरकार वाले जो हैं, डबल इंजन सरकार वाले क्या कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। मणिपुर में भाग गए, वहां की महिलाएं, वहां के लोग रोते कलपते अपने हाल पर छोड़ दिए गए, और उत्तराखंड की पहाड़ों को निचोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, यही कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की महिमा का जो बखान किया है, जो याद दिलाई है, वो हम सबको, कानून मानने वालों को सुकून देने वाला है। हम सबको, लोकतंत्र मानने वालों को आत्मविश्वास से, विश्वास से लबरेज करने वाला है, और ये आने वाली पीढ़ियों को संविधान के अनुसार सत्ता चलेगी, इसकी गारंटी देने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपने विचार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय संविधान।